राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 10 हायर एजुकेशन, जिसमें हम वैदिक कालीन उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में हम वैदिक कालीन शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, यानी कि उस टाइम प्रशासन कैसा हुआ करता था और वित्त कहाँ से आता था और इसके उद्देश्य क्या क्या थे और गुरु शिष्यों के संबंध कैसे हुआ करते थे, और साथ ही उस समय जो स्त्री शिक्षा है वो किस प्रकार की हुआ करती थी, स्त्रियों को कितना अवसर मिलता था शिक्षा प्राप्त करने का, इन सभी बातों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उस टाइम जो शिक्षा का प्रशासन होता था यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो किस तरीके का होता था, और वित्त यानी फाइनेंस जो होता है जिससे कि हमारा जो कोई भी एजुकेशन का सिस्टम जो गुरुकुल वगैरह है वो चलते हैं, वो कहाँ से आता था उस समय। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसके संबंध में 3 उल्लेखनीय तथ्य हैं। सबसे पहला है राज्य के नियंत्रण से मुक्त, यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली था उसके अंदर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, तो वैदिक काल में जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी उसका जो उत्तरदायित्व होता था वो राज्य के ऊपर नहीं होता था। आज के टाइम क्या होता है, आज के टाइम में जो शिक्षा प्रणाली होती है उसका उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर होता है, तो इसलिए उसमें राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन पहले के टाइम में यानी जब वैदिक काल था उस समय राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता था, क्योंकि राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था उन गुरुकुलों को चलाने का। उनका सारा उत्तरदायित्व किस पर होता था, जो भी गुरुकुलों का गुरु होते थे उनके ऊपर सारा उत्तरदायित्व होता था। ओके, और सारा जो नियंत्रण होता है वो भी गुरुओं का ही हुआ करता था। उसके बाद है नेक्स्ट निःशुल्क शिक्षा। तो देखिए जो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से निःशुल्क हुआ करती थी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, यानी कि उस टाइम शिक्षा लेने का कोई भी चार्ज नहीं लगता था, कोई भी व्यक्ति फ्री में वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकता था। ठीक है, और साथ ही जितने भी जो शिष्य हैं उनके जो आवास और भोजन, मतलब जो वहाँ पर रहने की व्यवस्था और जो भोजन की व्यवस्था हुआ करती थी वो भी गुरु स्वयं करते थे। यानी कि उस टाइम जब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी शिष्य है, जब वो शिक्षा प्राप्त करता था तो वो गुरुकुल में ही रहता था और उसके भोजन और व्यवस्था आवास की व्यवस्था भी गुरु ही किया करते थे। लेकिन जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसके बाद क्या होता था, एट लास्ट जो भी शिष्य होता था वो अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि कोई उस पर प्रेशर नहीं है कि उसको इतना ही पे करना है। ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, उसके सामर्थ्य अनुसार वो कुछ भी गुरु दक्षिणा वो अपने गुरु को दे सकता था। ठीक है, इन द सेंस कि वो कोई मनी के रूप में, कोई पैसे के रूप में भी कुछ दे सकता था। ठीक है, कोई हीरे जवाहरात मोती आदि या फिर कोई कपड़ा वगैरह इस टाइप से, मतलब कुछ भी वो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को दे सकता था। ओके, थर्ड है आय के स्रोत, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा। तो देखिए उस टाइम जो आय के स्रोत होते थे वो 3 होते थे। पहला होता था दान। दान यानी कि आज के टाइम में जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि जैसे कोई राज्य होता है वहाँ पर वो अपने जो जितने भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं उनको वो क्या देते हैं, वो अनुदान देते हैं, मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को चलाने के लिए अनुदान देते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था, जितने भी वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे या समाज के जो धनी वर्ग हुआ करते थे वो अपनी इच्छा से इन गुरुकुलों को, जो भी उनके पास अवेलेबल होता था, जैसे कोई भूमि है, कोई पशु है, मतलब जो खेती वगैरह करने काम आ जाए, कोई अन्न है, मतलब कोई खाना वगैरह, ठीक है, कोई वस्त्र, कुछ भी ऐसी चीज़ या कोई मुद्रा, मतलब कोई पैसा वगैरह देते थे, तो अपनी इच्छा से कुछ भी वो भेंट के रूप में उन्हें दान दे दिया करते थे। ओके, नेक्स्ट आता है भिक्षा। भिक्षा यानी कि
जो गुरुकुलों के जो शिष्य हुआ करते थे वो गुरुकुलों की दैनिक आवश्यकता यानी कि भोजन वगैरह की व्यवस्था करने के लिए वो भिक्षा मांग कर लाते थे। जो समाज होता था उससे भिक्षा मांग कर लाया करते थे, ठीक है, जिससे गुरुकुलों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती थी। और उसके बाद आता है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा मैंने भी बताया आपको कि जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो जो शिष्य वर्ग होता था वो अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा दिया करते थे, यानी कि कुछ भी जो उनके पास अवेलेबल हो। ओके, तो ये उस समय आय के स्रोत हुआ करते थे। ओके, अब हम इसके उद्देश्य पढ़ेंगे कि वैदिक काल जो था उसके अंदर शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या क्या हुआ करते थे। ओके, तो सबसे पहले देखिए ज्ञान का विकास। तो देखिए जो सबसे पहला उद्देश्य था वैदिक काल में वो था ज्ञान का विकास। तो वैदिक काल में यह सबसे मुख्य उद्देश्य होता था। तब ज्ञान को तीसरा नेत्र माना जाता था। कहा जाता था ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, यानी कि जो ज्ञान है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र है, ठीक है। और ये माना जाता था कि ये दो नेत्र तो हमें दृश्य जगत का ज्ञान कराते हैं, किंतु तीसरा नेत्र हमें दृश्य तथा सूक्ष्म जगत दोनों जगत का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो तीसरा नेत्र क्यों माना जाता था उसे? इसलिए माना जाता था क्योंकि जो ज्ञान होता है वो हमें सत्य असत्य का ज्ञान कराता है, साथ ही हमें अपने जो हमारे समाज में हमें ऊपर उठाता है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने जो हमारे कार्य हैं उनमें फ़र्क कर सके कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना। तो वो हमें अपने अंदर से कार्य करने की क्षमता प्रदान करता था। तो इसलिए ज्ञान को तीसरा नेत्र कहा जाता था, ठीक है। तो ज्ञान जो है वो हमें सत्य असत्य का भेद, यानी कि क्या सही है क्या गलत है और कौन कौन से हमें कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग जो है वो दिखाता था ज्ञान। तो इसलिए इसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य एवं संरक्षण एवं संवर्धन, यानी कि जितने भी जो हमारे शिष्य होते थे उनका जो स्वास्थ्य है उनको बनाए रखना और उनके स्वास्थ्य में वृद्धि करना, ये भी एक उद्देश्य होता था। तो देखिए ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें उचित आहार विहार और आचार विचार की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो जो ऋषि आश्रम या गुरुकुल होते थे उसके अंदर शिष्यों के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि शरीर को किस तरीके से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, दोनों तौर पर किस तरीके से उन्हें स्वस्थ रखा जाए और उन्हें साथ ही बहुत से रूल्स फॉलो करने के लिए बताए जाते थे किस तरीके से जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहता है। तो यह माना जाता है कि जो व्यक्ति जो है वो सुबह जल्दी उठता है वो स्वस्थ रहता है। तो उस समय क्या हुआ करता था, वैदिक काल में जो जितने भी शिष्य होते थे उनको सुबह जल्दी उठना होता था, ठीक है। उसके बाद स्नान व्यायाम आदि वगैरह करना होता था जिससे कि वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते थे, ठीक है। साथ ही उसके बाद उन्हें योगा का ज्ञान दिया जाता था, योगाभ्यास कराया जाता था और उन्हें मानसिक शांति के लिए जो है आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था जिससे कि वो मेडिटेशन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते थे, मानसिक शांति की प्राप्ति करते थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। तो देखिए प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार कृषि, पशुपालन और अन्य कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था कि जो भी शिष्य होते थे तो देखा जाता था कि उनका जो कौशल है, जो उनकी योग्यता है वो किस चीज़ में है, वो किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, तो उसी चीज़ में उनको ज्ञान दिया जाता था। या फिर वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वो जिस भी विषय में इंटरेस्टेड होते थे उनको उसी अनुसार उस विषय का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन ये तो थी प्रारंभिक वैदिक काल की बात। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो वैदिक काल का अंतिम चरण था, उसमें क्या हुआ था कि कुछ ब्राह्मण ऐसे थे कि जिन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने पर्सनल लाभ के लिए क्या करा उस समय कि जो पहले कर्मानुसार जो शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे वर्णानुसार शिक्षा में बदल दिया। यानी कि कोई ऐसे वर्ग बना दिए कि जो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, यानी कि जो निचले स्तर के वर्ग माने जाते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। जो शूद्र
शूद्र आदि होते हैं उन्हें उस समय शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा जाता था। ओके, उसके नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। ठीक है, तो देखिए वैदिक काल में चिंतन, मनन और निधिध्यासन करते हुए नए नए तथ्यों की खोज करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, यही संस्कृति थी। तो इसका संरक्षण करना और विकास करना इसका परम उद्देश्य था। तो देखिए उस समय की जो संस्कृति थी वो क्या थी, वो एक व्यक्ति को उसका संपूर्ण विकास करके उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना। ठीक है, चिंतन, मनन और निधिध्यासन मतलब किसी भी चीज़, उस समय में क्या होता था कि जो हमारे गुरु होते थे वो किसी भी जो हमारे जो धर्म थे, धर्म की जो जितने भी हमारे वेद हैं उनको मंत्रोच्चारण द्वारा शिष्यों को रटवाते थे। ठीक है, तो जो शिष्य होते थे उसका चिंतन करते थे, मनन करते थे, मतलब अपने अंदर उसको सोचते थे, उसको रटते थे। ठीक है, और उसको बार बार उसको उसके अंदर विचार करते थे कि इसके अंदर क्या है, और उसके द्वारा नए नए तथ्यों की खोज करते थे और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते थे। तो उस समय यही संस्कृति हुआ करती थी कि एक व्यक्ति को सिर्फ पैसे कमाने के लायक ना बनाना, बल्कि उसको उसका चरित्र निर्माण करना, ये सबसे स्पेशल उद्देश्य होता था उस समय, उसके चरित्र का निर्माण करना कि वो जो है भले बुरे में भेद कर सके, अच्छे बुरे कर्मों में भेद कर सके और सही नीति पर चले। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। तो शिष्यों को धर्म की शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित करके और उनके आहार विहार और आचार विचारों को धर्म के आधार पर उचित दिशा देके उनका चरित्र निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि सबसे जो उद्देश्य मुख्य उद्देश्य होता था उस समय का वो होता था कि किसी शिष्य का नैतिक और चारित्रिक विकास करना, उसे भले बुरे की समझ सिखाना कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, उनके आचार विचारों में भी बदलाव किए जाते थे। अगर उन्हें कुछ बुरे विचार आते तो उन्हें बताया जाता था कि विचार सही नहीं है। ठीक है, उन्हें किस तरीके से रहना चाहिए, रहन सहन आदि के बारे में, सभी बातों के बारे में उन्हें बताया जाता था और उन्हें उनका चरित्र का निर्माण किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है आध्यात्मिक उन्नति। तो वैदिक काल में शिक्षा का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य व्यक्ति को अंदर तथा बाहर दोनों से पवित्र बनाकर मोक्ष की प्राप्ति करना था। ठीक है, तो सबसे मेन जो लक्ष्य था वो यही था कि जो व्यक्ति है, जो शिष्य है, उसको अंदर तथा बाहर, यानी कि बाहर यानी कि जो वो व्यक्ति से जो समाज में वो रहता है, जिनके साथ वो मिलता जुलता है, उनके साथ वो सही प्रकार से व्यवहार करे, सही तरीके से रहे उनके साथ। ठीक है, तो बाहर से उसका विकास करना, साथ ही अंदर से उसका विकास करना, यानी कि वो अंदर से अपना विकास करे और ईश्वर की प्राप्ति करे, ईश्वर की भक्ति करे, उसको ध्यान लगाना, उसको मेडिटेशन करना, उसको धर्म का ज्ञान देना, तो ये उसको अंदर से शुद्ध करने की बात है। ठीक है, तो अंदर तथा बाहर दोनों से पवित्र बनाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाना, यही उस समय का महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हुआ करता था। ओके, अब हम बात करेंगे उस समय के गुरु और शिष्य संबंध जो है वो किस तरीके से हुआ करते थे। तो देखिए वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बहुत ही मधुर संबंध होते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते थे जो निम्न है। ठीक है, तो दोनों ही जो है उनके एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होते थे। साथ ही उस टाइम के जो रिलेशंस होते थे गुरु और शिष्यों के, वो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, उनमें बहुत ही आपसी समझ होती थी। ठीक है, तो जो शिष्य होते थे वो गुरु का कहना मानते थे और उनकी आज्ञा मानते थे, उनके कहने पर चलते थे। साथ ही जो गुरु होते थे वो शिष्य के प्रति भी कर्तव्यशाली होते थे, उनके देख रेख करते थे, उनको पूर्ण ज्ञान कराते थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गुरुओं के शिष्य के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते थे। शिष्यों के आवास, भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो उस टाइम जो शिष्य होते थे वो गुरुकुलों में ही रहते थे जब तक वो शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उन्हें उनके आवास, भोजन और वस्त्र आदि, यानी कि उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और वस्त्र की व्यवस्था गुरुओं को ही करनी होती थी। ठीक है, शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, यानी कि अगर शिष्यों को कोई प्रॉब्लम है, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनकी देखभाल करना, उनको जड़ी बूटी वगैरह देना, ये सभी भी गुरुओं का कर्तव्य होता था। शिष्यों को भाषा, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से करवाना, यानी कि
जिस विषय में भी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उनको भाषा का ज्ञान देना, धर्म का ज्ञान देना और नीति शास्त्र यानी कि किस तरीके से क्या नीति अपनानी चाहिए किस समय, उन सभी चीज़ों का ज्ञान देना। शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल में उनके वर्णानुसार तथा उत्तर वैदिक काल में उनके विषयों एवं क्रियाओं की उनके वर्णानुसार उत्तर वैदिक काल में विशिष्ट विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा देना। यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल में क्या होता था कि उनकी योग्यता अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती थी, और उत्तर वैदिक काल में उनके वर्ण अनुसार यानी कि वो किस वर्ण में रहते हैं, वो किस वर्ण के हैं, ठीक है, उसके अनुसार उन्हें विभिन्न विषयों यानी कि जिसमें भी वो विषय जिस विषय में भी वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा उन्हें देना। ओके, नेक्स्ट है शिष्यों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास अगेन मैंने अभी पहले आपको बताया कि उन्हें अंदर तथा बाहर से दोनों से विकास करना, ठीक है, अंदर से यानी कि उनका आध्यात्मिक उनका धर्म की शिक्षा देना, उनका चरित्र का निर्माण करना, उन्हें इस काबिल बनाना कि वो समाज में रह सकें, किस तरीके से उन्हें व्यवहार करना है, अच्छे बुरे की समझ सिखाना, ठीक है, क्या नीति है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, आदि सभी बातों के बारे में उन्हें ज्ञान देना, ये शिष्यों के गुरुओं के शिष्यों के प्रति कर्तव्य हुआ करते थे। अब शिष्यों के क्या क्या कर्तव्य हुआ करते थे गुरुओं के प्रति? देखिए, वैदिक काल में जो शिष्य हैं उनके गुरुओं के प्रति गुरुकुल की सफाई करना और उसकी पूर्ण व्यवस्था करना, यानी कि जो गुरुकुल होता था उसकी पूर्ण रूप से सफाई करना पूरी, ठीक है, जो गुरु का कक्ष है या बाहर का कक्ष है, मतलब जो पूरा गुरुकुल है उसकी सफाई वगैरह करना और उसकी पूर्ण व्यवस्था करना, ठीक है, वो गुरुओं का शिष्यों का कर्तव्य होता था। ओके, उसके बाद गुरु एवं गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगना, ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो दैनिक आवश्यकताएं होती थी भोजन आदि, तो उनके लिए जो शिष्य समाज होते थे वो भिक्षा मांग कर लाते थे, ठीक है, तो इसलिए गुरुकुल और गुरु और गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगना जो है वो भी इनका कर्तव्य हुआ करता था। गुरुओं का आदर, सेवा और सत्कार करना, ठीक है, तो जो गुरु है उनका आदर करना, साथ ही उनकी सेवा करना कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उनकी सेवा करना। ओके, तो ये भी इनका कर्तव्य होता था। उसके बाद गुरुओं का आदेश पूर्ण निष्ठा से मानना, ठीक है, शिक्षा पूरी होने पर अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा देना, ठीक है। उसके बाद आता है समावर्तन समारोह यानी कि कॉन्वोकेशन प्रोग्राम। तो देखिए, कॉन्वोकेशन प्रोग्राम क्या होता है? वैदिक काल में शिष्यों की गुरुकुलीय शिक्षा समाप्त होने के बाद समावर्तन समारोह होता था, ठीक है, तो जब वैदिक काल में जो भी शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे उनकी जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो उसके बाद जो प्रोग्राम होता था उसे कॉन्वोकेशन प्रोग्राम यानी समावर्तन समारोह कहा जाता था, जिसे आज की लैंग्वेज में फेयरवेल पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना, ठीक है। समावर्तन समारोह में शिष्यों को घर जाने की आज्ञा दी जाती थी और इस समारोह में गुरु शिष्य को उसके बाकी के जीवन में आलस ना करने, ज्ञान अर्जित करने, गृहस्थ जीवन का पालन करने, राष्ट्र की सेवा और उसके नियम का पालन करने पर उपदेश देते थे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में जो ये समारोह होता था इसके अंदर जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को उपदेश देते थे कि जो उन्हें बाकी का जीवन बताना है वो किस तरीके से बिताना है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से कार्य करने चाहिए, उन्हें आलस नहीं करना चाहिए आगे चल के, ठीक है, और उन्हें लगातार नए नए तथ्यों की खोज करनी चाहिए, ज्ञान अर्जित करना रहना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों के बारे में वो उपदेश दिया करते थे, तो इसे ही समावर्तन समारोह कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद आता है स्त्री शिक्षा, यानी कि उस समय में स्त्री शिक्षा जो है वो किस प्रकार की हुआ करती थी। तो देखिए, यूँ तो प्रारंभिक काल में स्त्रियां किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार ही शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि प्रारंभिक वैदिक काल में जो है वो योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती थी और वर्णानुसार दी जाती थी उत्तर वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल के अंतिम चरण में। तो सेम स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही होता था। ओके, शूद्र वर्ग की स्त्रियों को ब्राह्मणीय वर्ग ने धूर्तता से उच्च वर्ग की शिक्षा से वंचित रख दिया था। अल्तेकर ने एक तथ्य में यह उजागर किया है कि वैदिक काल के अंतिम चरण में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था, ठीक है। तो अल्तेकर जो है उन्होंने बताया है कि जो
अंतिम चरण था वैदिक काल का, उसमें जो बालिकाएं थी उनकी विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी थी, और साथ ही साथ जो वेदों का अध्ययन है उनके लिए निषेध कर दिया गया था। यानी कि जो हायर एजुकेशन है, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली है, वो उनके लिए निषेध कर दी गई थी। ठीक है। स्त्री शिक्षा के संबंध में एक तथ्य यह भी है कि उस समय स्त्रियों के लिए कोई अलग से गुरुकुल नहीं था, इसलिए केवल धनी वर्ग, राजकुमारियां, ब्राह्मण पुत्रियां ही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। ठीक है। तो उस समय क्या होता था, उस समय जो गुरुकुल होते थे वो एक ही होते थे, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो चाहे वो पुरुषों के लिए हो, तो उनके लिए कोई अलग से गुरुकुल नहीं होता था। तो इसलिए स्त्रियां जो है उपेक्षित रह जाती थी शिक्षा से, और कहा जाता है कि उस समय सिर्फ जो धनी वर्ग जो होता था और जो राजकुमारियां होती थी, जो ब्राह्मण पुत्रियां होती थी, बस वही शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारी होती थी। उसके अलावा कोई ही स्त्री ऐसी होती थी जो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। हालांकि उस समय भी काफ़ी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि होमशा, अपाला, शाश्वती और घोषा, ये काफ़ी विदुषी महिलाएं हैं जिनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने भी काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है। तो पूर्णतः देखा जाए तो उस समय स्त्री शिक्षा बहुत सीमित और उपेक्षित थी, यानी कि जो स्त्री हैं उनको जो शिक्षा है उसका इतना अधिकार नहीं दिया जाता था। स्त्री शिक्षा बहुत ही सीमित रही वैदिक काल में, बहुत ही उपेक्षित रही। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है।